हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एडवर्ब से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। यहां हम उन सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। समझते आखिरकार ये हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ही इज very poor to buy a bicycle। इस तरीके का कोई सा एक स्टेटमेंट आ गया या एक सेंटेंस आ गया। अच्छा, इसमें कहा जाएगा कि भाई एरर को फाइंड करो, ठीक है। अब ये पढ़ने में जब हम इसको पढ़ते हैं समझते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है। कैसे सही लगता है? जैसे हमने कहा ही इज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है। किस काम के लिए? टू बाय ए बाइसिकल, बाइसिकल खरीदने के लिए वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, मतलब वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता। ये देखने में हमको करेक्ट लग रहा है, लेकिन क्या है, जब हम इस तरीके के नेगेटिव सेंस की बात कर रहे होते हैं, जब हम इस तरीके के नेगेटिव सेंस की बात कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति इतना अधिक गरीब है या इतना अधिक सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम वेरी की जगह पर क्या यूज करते हैं? TOO, ठीक है। ये TOO जो होता है इसका अर्थ भी होता है बहुत, और वेरी जो होता है इसका अर्थ भी बहुत होता है। लेकिन इस तरीके का जब नेगेटिव सेंस वाले जो सेंटेंसेस आते हैं वहां पर हम TOO का यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं इससे रिलेटेड रूल्स और अच्छे तरीके से समझने के लिए समझते हैं। रूल नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि टू का अर्थ होता है, अब हम जो TOO पढ़ रहे थे समझते आखिर में कर इसका उपयोग क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो TOO का अर्थ होता है उतना अधिक जितना कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उतना अधिक जितना कि नहीं होना चाहिए। अतः इसका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ बेड, एडजेक्टिव ऑफ बेड के पहले केवल नेगेटिव सेंस में ही किया जाता है। कहां पर किया जाएगा TOO का यूज? नेगेटिव सेंस में। जब हमारा कोई स्टेटमेंट नेगेटिव अर्थ दे रहा हो, ठीक है, टू का प्रयोग अधिक के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है या सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। क्या कहने का मतलब है समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। स्टेटमेंट है कि द बॉय वॉज टू ग्लैड, लड़का था बहुत ही खुश था, ठीक है, टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें यह कहा गया है कि जो TOO आता है इसका अर्थ होता है कि जरूरत से ज़्यादा अधिक, और यह हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लैड है ना, ग्लैड किस तरीके का सेंस है? एक पॉजिटिव सेंस है। किस तरीके का सेंस है? पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या फिर ये एडजेक्टिव जो यूज़ किया जा रहा है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, तो ऐसी स्थिति में हम TOO का उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम TOO का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू नहीं आते हुए यहाँ पर क्या आएगा? वेरी ग्लैड आएगा कि द बॉय वॉज वेरी ग्लैड, लड़का बहुत ही खुश था। किसके लिए? टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर TOO अगर हम यूज करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, तो देखेंगे द बॉय was too busy to meet his friend। क्या लिखा? The boy was too busy to meet his friend। It means boy इतना बिजी था टू मीट हिज फ्रेंड, इट मीन्स कि वह अपने फ्रेंड को नहीं मिल सकता था। लड़का इतना बिजी था कि वह अपने दोस्त को नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पर जो TOO का यूज किया जा रहा है यह इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है। क्या बना देता है? नेगेटिव बना देता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? द बॉय वॉज टू बिजी, लड़का इतना बिजी था दैट ही कैन नॉट मीट हिज फ्रेंड। इस तरीके का इसका भाव उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर हमारे कहने का मीनिंग क्या है कि जो TOO आएगा यह अपने साथ नेगेटिव सेंस को लेकर के
आता है। एग्जाम्पल और समझते हैं। जनरली क्या होता है कि टू के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके किसी कार्य के नहीं होने के कारण बताया जाता है। ऐसे वाक्यों में टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कहा है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी यूज किया जाता है तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। ध्यान रखेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी आता है तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अब इसका प्रयोग करके किसी कार्य के नहीं होने के कारण, जैसे द मैन इज वेरी पुअर टू बाय अ बाइसिकल। देखिए, द मैन इज, इसको स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। द मैन इज वेरी पुअर टू बाय अ बाइसिकल। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे। यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि देखिए भैया, ये जो पुअर है इसके पहले क्या लिखा है? वेरी। वेरी का अर्थ भी क्या होता है? बहुत। और टी डबल और टू का अर्थ भी क्या होता है? बहुत। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, द मैन इज वेरी पुअर या मैन इज टू पुअर। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट सही हो सकते हैं, पर कौन सी स्थिति में? अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, कितना गरीब है? वो इतना गरीब है कि टू बाय अ बाइसिकल, कि वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता, कि वह बाय अ बाइसिकल, कि वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता। इसका मतलब यह है कि भैया अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव यूज किया गया है और उसके बाद अगर हमारा सेंस यह कह रहा है कि नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे हम कभी भी यहां पर वेरी का उपयोग नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टू। हम क्या यूज करेंगे? टू। क्यों टू यूज करेंगे? क्योंकि टू का यहाँ पर अर्थ हो रहा है वह इतना ज़्यादा गरीब है, ज़रूरत से ज़्यादा। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में हम टी डबल और टू का यूज़ करते हैं। इतना ज़्यादा गरीब है, कितना कि ही कैन नॉट बाय अ बाइसिकल, कि वो बाइसिकल नहीं खरीद सकता। तो जनरली यहाँ पर वेरी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? टू होता है। समझते हैं, जैसे हमने क्या कहा, द मैन इज वेरी पुअर। अब गरीब होने की बात हो रही है, किस काम के लिए? कि बाय अ बाइसिकल, मतलब वह साइकिल नहीं खरीद सकता। तो यह जो एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, यहां पर जो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, यह पुअर वाला जो एडजेक्टिव है एक तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह नेगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, बैड क्वालिटीज है, नेगेटिव क्वालिटीज है। तो ये नेगेटिव क्वालिटीज जब होती है तो ऐसी स्थिति में यहां पर वेरी का उपयोग न करते हुए हम यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं? टू का। दूसरा कॉन्सेप्ट, क्यों टू का यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद वाले टू के साथ जो वर्ब आ रही है, इस कार्य को नहीं होने की बात हो रही है, इस कार्य के नहीं होने की बात हो रही है। कैसे? द मैन इज टू पुअर, व्यक्ति जो है इतना गरीब है, टू बाय अ बाइसिकल, दैट वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता या वह बाइसिकल खरीदने के लायक नहीं है। तो यहां पर वेरी पुअर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं? टू। मतलब अगर बाद वाले सेंटेंस को नहीं होने के कारण बताया जाता है, बाद वाला जो स्टेटमेंट आ रहा है किसके? टू वॉक, चलने लायक नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर हम वेरी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टी डबल ओ टू। हम किसका यूज करेंगे? टी डबल ओ टू का। अगला स्टेटमेंट समझते हैं, द पेशेंट इज वेरी मच वीक। देखिए, जो पेशेंट है वो वेरी मच वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। किस काम के लिए?
टू वॉक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। मतलब यहाँ पर भी नहीं होने का सेंस आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में नहीं होने वाला सेंस आता है तो हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट में वेरी मच का यूज़ नहीं करते हुए हम यूज़ करते हैं TOO का। तो द स्टेटमेंट क्या होगा, द पेशेंट इज टू वीक, पेशेंट इतना ज़्यादा गरीब है टू वॉक कि वह चल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट रूल है, बड़ा ही प्यारा रूल है, देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हाँ वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग अल्सो के अर्थ में भी किया जाता है या उसका अर्थ भी होता है। जैसे मी टू मतलब मैं भी, तो ये भी मतलब क्या हो गया, ये जो TOO आता है इसका अर्थ होता है भी। TOO का अर्थ क्या होता है, भी। अब देखेंगे द स्टूडेंट बॉट अ डिक्शनरी, स्टूडेंट ने एक डिक्शनरी खरीदी एंड और इंसाइक्लोपीडिया भी, है ना। स्टूडेंट ने एक डिक्शनरी खरीदी और इंसाइक्लोपीडिया भी। बात क्या समझ में आई कि जो TOO का हम यूज़ पढ़ रहे हैं उस TOO के यूज़ में हमने एक चीज़ जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि TOO का सेंस जो अर्थ होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी TOO का यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी TOO का यूज़ किया जाता है और उसका एक अर्थ क्या होता है, भी होता है, ऑल्सो भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट ने एक डिक्शनरी खरीदी और इंसाइक्लोपीडिया भी खरीदा, तो ये भी के लिए TOO का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द बॉय रोट अ पोएम, लड़के ने क्या लिखी, एक पोएम लिखी, एंड और अ स्टोरी, एक स्टोरी भी लिखी, तो भी के लिए हमने क्या लगा दिया, TOO, कि लड़के ने एक पोएम लिखी और स्टोरी भी लिखी, तो भी के लिए हमने क्या लगा दिया, TOO। नेक्स्ट बात समझते हैं कि यदि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह के भी का यूज भाव व्यक्त करना हो तो फिर हम TOO के स्थान पर नीदर नोट का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या बात हो रही है कि जो हाँ वाले सेंटेंसेस होते हैं, सामान्य स्टेटमेंट होते हैं जिसमें नहीं यूज किया जाता है, जिसमें नॉट नहीं यूज किया जाता है, जिसमें नो नहीं यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस का टाइप हमारे सामने है कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमें TOO का यूज करना हो कि भाई हम कहना चाहते हैं कि मैं भी नहीं जाता, तो फिर ऐसी स्थिति में भी के लिए हम TOO का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर सर क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में, तो भैया ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं, देखो जैसे आपने लिखा कि शी कैन नॉट डांस एंड आई कैन टू, तो यह इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमको कहा गया है क्या कि नेगेटिव जब सेंटेंस है, नेगेटिव मतलब ये नॉट आ गया, नॉट आने से क्या है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण इसमें हम TOO का भी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या यूज करेंगे, शी कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकती, एंड नीदर कैन आई, है ना, और ना ही मैं कर सकता हूं। शी कैन नॉट डांस एंड आई कैन नॉट डांस ईदर। ठीक है, तो यहां पर नीदर या ईदर का यूज करेंगे भी के लिए, हम यहाँ पर TOO का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, नेक्स्ट रूल समझते हैं क्या कि यदि दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक ही तरह का कार्य हो रहा हो तो हम वाक्य में TOO के बदले सो का प्रयोग वही भाव प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मिस्टर वर्मा टीचर्स वेल, मिस्टर वर्मा अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, और मिस्टर पांडे टीचर्स वेल, और मिस्टर पांडे भी अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, मिस्टर वर्मा टीचर्स वेल, मिस्टर वर्मा अच्छे पढ़ाते हैं, एंड और सो इसी तरीके से, सो डज इसी तरीके से करते हैं कौन, मिस्टर पांडे। तो यह भी एक सेंटेंस का पैटर्न हो सकता है, यह भी एक सेंटेंस का प्रकार हो सकता है जिसमें सो डज का मतलब होता है ठीक उसी तरीके से यह TOO का भाव व्यक्त यहाँ पर कर रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम। सर ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम क्या है समझेंगे। हम बात कर रहे हैं एडवर्ब का उपयोग कब करते हैं, तो हम एडवर्ब का उपयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के काम करने का, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने का जब समय बताते हैं, तरीका बताते हैं और प्लेस बताते हैं। हम किसी भी एक्शंस का
टाइम बताते हैं, मैनर बताते हैं और प्लेस बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। उन शब्दों को क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे द वुंडेड सोल्जर्स लाउडली क्राइड, पहला ये एक सामान्य सा स्टेटमेंट है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के वर्ब के बाद में करते हैं। कहां पर करते हैं? वर्ब के पश्चात या बाद में किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया होता हो तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग उस ऑब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पर क्या है, द वुंडेड, ये तो एक हो गया सब्जेक्ट। सोल्जर क्या हो गया? यह भी यह सब्जेक्ट के अंतर्गत है, द वुंडेड सोल्जर्स, ठीक है। लाउडली क्राइड, और ये क्राइड क्या है? वर्ब है। लाउडली क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब कौन सी है? ये एडवर्ब क्या बता रहा है? ये बता रहा है उसके काम करने के मैनर को, कि भाई द वुंडेड सोल्जर्स, जो जख्मी सिपाही था, वह क्राइड, वह रोया, चिल्लाया, लाउडली मतलब जोर से। किस मैनर में? तो ये मैनर बताया जा रहा है। तो हमने क्या कहा है कि किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में अगर मैनर भी दिया हो, किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में अगर मैनर भी दिया हो, तो ऐसी स्थिति में एक बात हमको ध्यान रखना है, क्या? कि मैनर का या प्लेस या टाइम अगर दिया हुआ हो तो इसको हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं। तो यह लाउडली यहां पर उपयोग ना होते हुए यहां पर होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द वुंडेड सोल्जर्स क्राइड लाउडली, द वुंडेड सोल्जर्स क्राइड लाउडली, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहां पर वर्ब का पहले उपयोग किया गया है और मैनर का बाद में। यही नियम अगर टाइम बता रहा है या प्लेस बता रहा है तब भी यही नियम अप्लाई होगा। जैसे द बेबी इन इट्स मदर्स लेप स्लेप्ट, द बेबी इन इट्स मदर्स लेप, बच्चा जो था अपनी माँ की गोद में, स्लेप्ट सो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है द बेबी स्लेप्ट, ये क्या बताया जा रहा है? ये प्लेस बताया जा रहा है एक्शन का। क्या है कि भैया कहां पर? इन मदर्स, इन इट्स मदर्स लेप। तो हमने क्या कहा है कि प्लेस भी अगर हम बता रहे हैं किसी सेंटेंस में, हम एक तो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, वर्ब यूज कर रहे हैं, और उस वर्ब का प्लेस अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्लेस को हमेशा ध्यान रखना है वर्ब के बाद में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के भी बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द बेबी सब्जेक्ट हो गया, स्लेप्ट वर्ब हो गया, कहाँ पर? इन इट्स मदर लेप। तो यह हमारे एक्शन का क्या हो गया? प्लेस हो गया। तो हमने क्या कहा है कि प्लेस को हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यह स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इसने प्लेस को पहले रख दिया और ये वर्ब को बाद में रखा, इस कारण से यह इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर के ठीक पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या? काम करने का तरीका। ही राइड्स फास्ट, वह तेज लिखता है। आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। मतलब क्या होगा? काम करने आपकी एक्शन का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के ठीक पहले अगर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें नहीं करना है, ध्यान रखना, किसी भी एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले आपको किसी भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है। काम करने के तरीके को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स शुड ट्रीट द टीचर, स्टूडेंट को टीचर से किस तरीके से सम्मान बात करना चाहिए? तो विथ रिस्पेक्टफुली। किस तरीके से? विथ रिस्पेक्टफुली। तो हमने क्या लिखा? रिस्पेक्टफुली के साथ। तो यह इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है इनकरेक्ट? क्योंकि रिस्पेक्टफुली अपने आप में एक मैनर हो गया। रिस्पेक्टफुली अपने आप में क्या हो गया? एक मैनर हो गया। और एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसे एडवर्ब जो मैनर को यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं, मैनर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा? द स्टूडेंट्स शुड ट्रीट द टीचर्स रिस्पेक्टफुली, विथ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बड़ा ही नोट है, प्यारा है, इंपॉर्टेंट रूल है, देखेंगे समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस वाक्य के सेंटेंस में भी यूज किए जा सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी यूज किए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर को ध्यान रखेंगे, सेंटेंसेस के बीच में हमको उपयोग नहीं करना है, ठीक है। काम करने की जगह, काम करने का तरीका सेंटेंस के शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, इसका उपयोग हम बीच में नहीं करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम समय, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान,
इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं। जैसे कल, यस्टरडे माई फ्रेंड वॉज इल, कल मेरा दोस्त जो था वो बीमार था। तो यहाँ पर यस्टरडे मतलब क्या बात हो रही है, टाइम बात हो रही है, किसके, आपके एक्शन की टाइम। तो टाइम का उपयोग हम किसी सेंटेंस में शुरुआत में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सून, जल्द ही द पेशेंट विल रिकवर, जो मरीज है वह रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सून हमने कहाँ पर यूज कर लिया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है या तो सेंटेंस के शुरू में भी उपयोग किए जा सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल हम समझते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, अब बड़ा ही प्यारा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाए, भाई एक सेंटेंस है उसमें काम करने का तरीका भी बता दे, जगह भी बता दे और टाइम का भी प्रयोग एक साथ हो रहा हो, तो हमें सदैव उन्हें मैनर, प्लेस और टाइम क्या ध्यान रखना है आपको, MP T के सीक्वेंस में रखना चाहिए, अदरवाइज द सेंटेंस और द स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। क्या ध्यान रखना है हमको कि अगर किसी सेंटेंस में मैनर भी दिया हुआ है, प्लेस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले मैनर को लिखना है, फिर प्लेस को लिखना है और समय की बात जो हो रही है, समय को यूज करना है सबसे लास्ट में। जैसे यहां पर स्टेटमेंट है कि द ऑफिसर रीच्ड, भाई ऑफिसर पहुंच गए। लेट का मतलब क्या हुआ, देरी से, देरी से मतलब ये क्या हो गया, टाइम। कहां पर पहुंचे, ऑफिस में। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी क्या, कि जब भी प्लेस टाइम की बात करेंगे तो टाइम का उपयोग कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, और कहां पर पहुंचे भैया, प्लेस, या ऑफिस क्या हो गया, वहां पहुंचने की जगह हो गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमने क्या बोला है कि ये इसमें पहले टाइम दे दिया और फिर बाद में प्लेस दिया है। हमने क्या किया है, कहा है कि भैया पहले प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा, MP-T, ठीक है। तो MP-T का मतलब क्या होगा, पहले प्लेस आएगा, सबसे पहले अगर मैनर दिया है, तरीका दिया है तो पहले तो मैनर आना चाहिए, अगर मैनर नहीं दिया है तो पहले क्या आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए, फिर आना चाहिए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम पहले दिए दिया, प्लेस बाद में दिया। हमें क्या चाहिए था, पहले प्लेस यूज करना है फिर टाइम। नेक्स्ट है द ऑफिसर रीच्ड, पहुंचे कहाँ पर, ऑफिस, मतलब ये प्लेस हो गया, कब पहुंचे, लेट मतलब ये टाइम हो गया। तो PT वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरीवन बिहेव्स, हर कोई व्यवहार करता है, एट होम घर पर, वेल अच्छे से, ठीक है। तो एट होम क्या हो गया, प्लेस हो गया, वेल क्या हो गया, मैनर। तो भैया PM की बात हो रही है, नहीं साहब हम तो MP वाले हैं, MP की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, MP की बात करेंगे। इट मीन्स पहले हमें मैनर को रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद टाइम को यूज करना है, ठीक है। तो एवरीवन बिहेव्स, मैनर क्या होगा, वेल पहले आएगा, ये हो गया हमारा मैनर, और एट होम क्या है, प्लेस है, तो MP, ठीक है। तो ध्यान रखना, PM नहीं ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, MP को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एवरीवन बिहेव्स वेल एट होम, ठीक है। MP-T पहले क्या यूज करना है, M फिर P और फिर T, मैनर पहले, फिर प्लेस और फिर टाइम। नेक्स्ट है यदि कोई वाक्य में कई एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एक से अधिक टाइम को बताने वाले वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे 4 बजे, 4:30 बजे 25 जनवरी को 2006 में, इस तरीके से एक से ज़्यादा टाइम आ गए। भाई आपको 4:30 बजे बोला तो यह भी एक टाइम है, 25 जनवरी बोला तो यह भी एक टाइम है, ठीक है, और 2006 बोला तो यह भी एक टाइम है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सदैव छोटे से बड़े क्रम में रखा जाना चाहिए। पहले छोटा टाइम, भाई 4 बजे छोटा टाइम है, फिर उससे बड़ा टाइम क्या है, हो गया, ठीक है, तो डेट हो गई और फिर उसके बाद ईयर हो गया, ठीक है। तो यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। अब यहाँ पर क्या किया है, देखो माई नेफ्यू वॉज बोर्न, मेरे भतीजे का जन्म हुआ कब, इन 2001, ये ईयर बड़ा हो गया, ठीक है। ऑन मंडे, फिर उससे छोटा, एट 5 o'clock, फिर उससे छोटा।
हमें क्या कहा गया है कि छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा कौन है, 5 o'clock पहले आएगा, फिर उससे बड़ा है ना, कब है, मॉर्निंग में हुआ तो ये हो गया, ठीक है, कब हुआ, मंडे के दिन, फिर उससे बड़ा, और फिर इन 2001 उससे बड़ा। तो हमें इस पैटर्न में फॉलो करना है, क्या, बड़े सॉरी छोटे से बड़े पैटर्न में हमको फॉलो करना है कि अगर एक से अधिक टाइम दिए हुए हैं हमारे पास, तो पहले छोटे टाइम को, फिर उससे बड़े टाइम को, फिर उससे बड़े टाइम को, फिर सबसे बड़े टाइम को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझते हैं, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो रिपीटेशन ऑफ द एक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन ऐसे शब्द जो एक्शन के रिपीट होने का भाव बताते हैं, जैसे वो अक्सर मुझे फोन लगाता है, सामान्यतः वो मेरे से बात नहीं करता, तो सामान्यतः, अक्सर, कभी नहीं, कभी कभी, रेयरली, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है उसके पहले रखते हैं, किंतु यदि सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई हो तो हम ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब के पहले। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हमने स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हमें फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब आ रही है, कौन सी, फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब आ रही है, ठीक है, सामान्यतः दूसरी एडवर्ब को कहाँ रख रहे थे, या तो सेंटेंस के शुरू में रख रहे थे या सेंटेंस के लास्ट में रख रहे थे। सामान्यतः प्लेस वाली एडवर्ब आ जाती थी, टाइम वाली एडवर्ब आ जाती थी, हम कहाँ रखते थे, सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन किंतु परंतु भैया याद रखेंगे क्या, कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए, कौन सी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है तो उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। तो उसका प्रयोग कहां पर करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे क्रूअल पीपल, निर्दयी व्यक्ति, हेल्प ये वर्ब हो गई, नेवर कभी नहीं करते हैं और पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। अरे स्टेटमेंट ही गलत हो गया। हमें क्या कहा है कि जनरली अगर सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब दी हुई है तो यहाँ पर कर लेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब दे दी है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे, लेकिन हमेशा वर्ब के पहले करना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। क्रूअल पीपल ये हो गया सब्जेक्ट, नेवर हो गया आपकी एडवर्ब, हेल्पर हो गया मेन वर्ब, और पुअर हो गया ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्या करना है, मेन वर्ब के पहले यूज करना है। तो हमारे पास हेल्प मदद करना मेन वर्ब है, तो उसके पहले हमने नेवर का यूज किया। यहाँ पर गलत क्यों था, क्योंकि यहाँ पर वर्ब पहले आ गई और एडवर्ब बाद में। ऐसा नहीं करना है। जब हमें फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्ब आ जाए तो हमें क्या करना है भैया, मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब से यूज्ड टू तथा हैव टू के पहले करना होता है, अन्यथा वह सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है, अन्यथा सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू तथा हैव टू। स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, कौन सा, सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। ठीक है, हैव टू के पहले करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर जो ये लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, ऐसी स्थिति में। देखो यहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर पहले क्यों हुआ है, यहां पर पहले इसलिए किया गया है क्योंकि एक्चुअल में ये हैव टू हैज टू नहीं है, ये टू के साथ है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है। मेन वर्ब हमारे पास क्या हो गई, फिर हैव और हैज मेन वर्ब हो गई, और इसलिए हम इस मेन वर्ब के पहले यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। यह हमारा फॉर्मूला है, यह हमारा नियम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, द प्रिंसिपल यूज्ड टू ऑफन गो टू हिज विलेज टू सी हिज इल पेरेंट्स।
ठीक है। इसी तरीके से हैव टू हैज टू के तरीके से ही एक और क्या आती है, यूज्ड टू, यह भी वही पैटर्न है। ठीक है, तो क्या करना है, यूज्ड टू अगर यूज़ की जा रहा है, सब्जेक्ट हैव टू हैज टू का यूज़ किया जा रहा है, तो फिर हमें इनके यूज्ड टू या फिर हैव टू हैज टू के जस्ट पहले ही हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेंगे। ये ऑफन का मतलब क्या होता है, ऑफन का मतलब होता है मित्रों अक्सर। ऑफन का अर्थ क्या होता है, अक्सर, और यह अक्सर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अक्सर भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो क्या हुआ, ये यूज्ड टू के बाद हमने ऑफन को यूज किया, इसलिए ये गलत हो गया। हमने क्या कहा है कि इस तरीके की ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, यूज्ड टू और हैव टू अगर आ जाती है तो इनके जस्ट पहले हमको यूज करना है। तो यह है ये यूज्ड टू के पहले ये आया ऑफन अक्सर। अब ये बात हो गई क्या सही, या स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव अथवा दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता हो तो ऐसी स्थिति में हम उस एडवर्ब को एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के ठीक पहले रखते हैं। नहीं समझ में आया, अरे भैया एडवर्ब का काम ही है। एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब के कामों में अगर हम बात करें तो एडवर्ब का काम क्या है, आपको एक तो बताया कि भैया कोई भी काम करने का है, प्लेस स्थान को बताता है, मैनर तरीके को बताता है, ठीक है, टाइम समय को बताता है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को बताता है, ठीक है, ये इसके काम है। और ये क्वालिटी भी बताता है, क्या बताता है, क्वालिटी भी बताता है। ये क्वालिटी किसकी बताता है, तरीका किसका बताता है, मैनर किसका बताता है। तो फ्रेंड्स यह मैनर कभी कभी किसका बताता है, पता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ठीक है, कि एडजेक्टिव कैसा है। तो ये एडजेक्टिव कैसा है इसको बताने के लिए हम किसको यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एडवर्ब का, ठीक है। और क्या बताता है साहब, ये एडवर्ब स्वयं एडवर्ब के बारे में भी अगर इसको क्वालिटी बताता है ना तो वह भी एडवर्ब ही कहलाता है। एडवर्ब के बारे में अगर कोई क्वालिटी बताने के लिए आ जाए तो वह भी एडवर्ब ही कहलाता है, ठीक है। और किसके बारे में बता देता है, और प्रीपोजिशन के बारे में बता देता है, और सर और कंजक्शन के बारे में बता देता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो क्वालिटी बताता है ना उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, तो अगर कोई एडवर्ब किसी एक एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, या दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता हो तो ऐसी स्थिति में उस एडवर्ब को एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के जस्ट पहले रखते हैं। एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के जस्ट पहले रखते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे द मैसन इज डूइंग हिज वर्क केयरफुली वेरी। अरे भैया केयरफुली कर रहा है काम अपना, ठीक है, अच्छी बात है, तो बहुत केयरफुली कर रहा है, तो ये वेरी थोड़ी आएगा यहाँ पर। वेरी कहाँ पर आएगा, केयरफुली के साथ बहुत लगाना है ना, तो वेरी केयरफुली आएगा। केयरफुली वेरी जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, द मैसन इज डूइंग हिज वर्क, मैसन अपना काम कर रहा है, तो ये काम करने के तरीके को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केयरफुली, केयरफुली हो गया एडवर्ब। क्यों हुआ, क्योंकि यह जो काम कर रहा है ना वर्ब, इस वर्ब की क्वालिटी को बताता है, वर्ब के तरीके को बताता है। तो जो वर्ब के एक्शन की क्वालिटी को बताएगा, टाइम को बताएगा, प्लेस को बताएगा, मैनर को बताएगा। तो ये एडवर्ब का मैनर जो बताता है वो क्या, वर्ब का मैनर जो बताएगा वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। किसी एक्शन का मैनर बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर इस एक्शन का मैनर बता रहा है, ठीक है, ये केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब। और केयरफुली के बारे में एक और शब्द आया वेरी, यह इस केयरफुली एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वह भी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह भी एडवर्ब कहलाता है। जो एडवर्ब के बारे में हमको क्वालिटी बताता है ना वह वापिस एडवर्ब ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परंतु जब इनफ का प्रयोग एडवर्ब की भांति वाक्य में किया जाता है तो हम इसे सदैव, अगला रूल कहता है कि जब इनफ का प्रयोग, आप जनरली तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एडवर्ब की या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए जनरली क्या कर रहे हैं, किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए किसी अन्य एडवर्ब का यूज कर रहे हैं तो वह हमेशा इनके पहले प्लेस किया जाएगा। कहाँ पर होगा, इस एडवर्ब या एडजेक्टिव के जस्ट पहले होगा, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे वह अच्छा है, तो ये अच्छा क्या हो गया भैया, एक एडजेक्टिव है, तो इसकी क्वालिटी बताने के लिए मुझे एडवर्ब यूज करना है, तो फिर मैं इसके पहले कहूँगा, क्या कहूँगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये गुड की क्वालिटी बताने के लिए मैंने क्या यूज किया, वेरी। वेरी
वही क्या है, एडवर्ब, जिसका उपयोग कहां पर क्या, एडवर्ब या एडजेक्टिव के जस्ट पहले किया। कहां पर क्या, एडवर्ब या एडजेक्टिव के जस्ट पहले किया। लेकिन किंतु परंतु बंधु एक बात ध्यान रखना है, क्या, ये जो ENOUGH क्या पढ़ते हैं, इसको ENOUGH को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम इनफ। क्या पढ़ते हैं, इनफ। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। इनफ का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त या फिर सफिशिएंट। इनफ दो काम करता है, इनफ एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। इनफ किसका काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, यह नाउन की क्वालिटी बताएगा या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। एडवर्ब कैसे काम करता है, यह स्वयं एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया जाएगा, वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया जाएगा, एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया जाएगा, प्रीपोजिशन की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किया जाएगा, कंजक्शन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कौन, इनफ। इनफ अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वह कहलाएगा एडजेक्टिव, और अगर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फिर वो कहलाएगा एडवर्ब। क्या करना है फिर ऐसी स्थिति में, अब क्या नियम कहता है इनफ के बारे में। इनफ का यूज क्या हम एडवर्ब की भांति वाक्य में किया जाता है तो सदैव उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद उपयोग किया जाता है। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए कोई शब्द हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ पर यूज करते थे, इनके जस्ट पहले। लेकिन बात अगर इनफ की हो रही हो, लेकिन बात अगर इनफ की हो रही हो तो इनफ का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, इनके बाद में किया जाएगा। जैसे द ऑफिसर वॉज इनफ काइंड, भाई काइंड यानी दयालु है व्यक्ति, ठीक है, कितना दयालु है, पर्याप्त दयालु है, तो ये काइंड के साथ इनफ का यूज किया जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए जब हम इनफ शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर हम इनफ का उपयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में करेंगे। तो क्या होता है, ही इज काइंड इनफ, ये काइंड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, और इसके बाद इनफ हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है एडवर्ब का, ठीक है, एडवर्ब के पहले यूज किया जाता है एडवर्ब का। लेकिन इनफ एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, द ऑफिसर वॉज काइंड इनफ टू रिलीज द प्रिजनर। और अगर मैं बोलूं कि देयर इज इनफ water in the bottle, there is enough water in the bottle, तो water क्या है, नाउन है, ठीक है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, इनफ। तो यह क्या होगा भैया, यह होगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब इनफ का यूज किया जा रहा है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के रूप में जब इनफ का उपयोग किया जा रहा है तो यह नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाएगा। लेकिन इनफ का उपयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जा रहा है, जब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए किया जा रहा है, एडवर्ब की क्वालिटी बताने के लिए जब इनफ का उपयोग किया जा रहा है तो फिर उसका प्रयोग हम इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई, आना ही चाहिए। क्यों आएगी सर, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनकी विशेषता एडजेक्टिव्स ही बताते हैं न कि एडवर्ब है, ऐसी प्रमुख क्रियाएं हैं। बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या कि जनरली क्या होता है, हमने अभी तक नियम क्या बताया, पढ़ा है, हमने ये नियम पढ़ा है कि किसी भी वर्ब को क्वालिफाई, जैसे नाउन की विशेषता बताना है ना, या प्रोनाउन की विशेषता बताना है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमने किसका यूज किया, एडजेक्टिव का यूज किया। और किसी वर्ब की क्वालिटी, भाई काम करने का तरीका, ठीक है, काम करने की क्वालिटी को बता रहे हैं तो हमने क्या यूज किया था, एडवर्ब का यूज किया। बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक बात नियम ध्यान रखेंगे, आप इन वर्ब्स को रट लेंगे, घोट लेंगे। कौन सी वर्ब्स है सर, ये सीम, स्मेल, लुक, अपीयर, टेस्ट, रिमेन तथा फील।
क्यों सर? क्योंकि भैया ये वे वर्ब्स हैं जिनकी क्वालिटी को बताना हो तो हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव। जबकि एडवर्ब के बारे में बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं और जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा उसे एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, नमूने हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिटी बताने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते और एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द रोज स्मेल्स, भाई रोज की स्मेल्स आती है, कैसी आती है? स्वीटली आती है। अरे भैया गलत हो गया, क्योंकि स्वीटली क्या है? एक एडवर्ब है और हमने कहा है कि जो स्मेल वर्ब आएगी ना तो फिर हम एडवर्ब का उपयोग नहीं करते और किसका उपयोग करते हैं? एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? स्वीट। तो अब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। नेक्स्ट है शुगर टेस्ट स्वीटली, भाई शुगर का जो टेस्ट आता है वो स्वीटली आता है, तो ये इनकरेक्ट बात हो गई। क्यों बात हो गई? क्योंकि जो टेस्ट वर्ब आती है ना, उसका टेस्ट वर्ब आती है ना, उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो द शुगर टेस्ट स्वीट, अब ये बात करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लेकिन इन वर्ब्स के पश्चात अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो फिर हम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ये लुक आया, इसके बाद क्या आ गई? एक प्रीपोजिशन आ गई। ये प्रीपोजिशन आने के कारण क्या होता है कि ये सामान्य वर्ब नहीं है। अब ये लुक एट का मतलब वो सामान्य जो देखना है वो नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके के, अगर जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने जो वर्ब्स देखी कि ये वर्ब्स आए और इनके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए। सर ये प्रीपोजिशन क्या होता है? तो भैया प्रीपोजिशन होता है इन मीन्स में, ऑन एंड पर, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, ड्यू टू मीन्स के कारण, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, इन फ्रंट ऑफ वन के सामने। इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो प्रीपोजिशन अगर आ जाए किसके बाद? अगर इन वर्ब्स के बाद अगर प्रीपोजिशन आते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फिर भैया हम एडवर्ब का ही उपयोग करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, बड़ा ही प्यारा रूल है, समझते हैं। कुछ एडवर्ब्स के दो रूप होते हैं, एक रूप जिसके लास्ट में एलवाई लगाया जाता है, ठीक है, और दूसरा एकदम एडजेक्टिव के जैसा ही होता है। कभी कभी तो ऐसे वर्ड्स को जो मीनिंग होता है वह भी अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें इनके अर्थ को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग वाक्य में करना चाहिए, ठीक है। जैसे लाउड, क्विक, हाई, हार्ड, नियर, लेट, प्रीटी, इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे माय फ्रेंड नेवर गोज टू स्कूल लेटली, अरे लेटली नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरा फ्रेंड हमेशा क्या जाता है? लेट जाता है। तो लेटली सही है कि लेट सही है? ठीक है, लेटली। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि भैया जिसके लास्ट में एलवाई होता है ना, जिसके लास्ट में एलवाई होता है ना, वो क्या होता है? जिसके लास्ट में एलवाई होता है वो होता है एडवर्ब। क्या पढ़ा है हमने? कि जिसके लास्ट में एलवाई का यूज किया जाता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लेट है ना, ये एलवाई आएगा तब एडवर्ब नहीं होगा, ये लेट अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। तो क्या होगा? माय फ्रेंड नेवर गोज टू स्कूल लेट। एडवर्ब्स के स्थान पर सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे द सन शोन ब्राइट इन द स्काई, द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई। अब ये ब्राइट क्या है? ये ब्राइट है एडजेक्टिव। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस चमकने सूर्य जो है ना, उसके शोन वर्ब के क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। तो एडवर्ब क्या होगा? ब्राइटली होगा, ब्राइट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इवन जो होता है ना, इवन, ईवीएन, ईवीएन का अर्थ क्या होता है? इवन का मतलब होता है भी, तो एक भी अर्थ होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इवन शब्द का प्रयोग उस शब्द के ठीक पहले जिसे हम एम्फेसिस करना चाहते हैं, ठीक है। इवन का अर्थ मतलब होता है भी कैसे मतलब इवन, जैसे अल्सो होता है ना, अल्सो का मतलब भी क्या होता है? भी। तो हम क्या करते हैं? अल्सो का यूज उस वर्ड के बाद में करते हैं जिस पर हमें एम्फेसिस करना है, लेकिन इवन का उपयोग हम पहले करेंगे। जैसे इवन द डम सेंग सॉन्ग ऑन द ओकेजन, यहाँ तक कि द डम, डम मतलब जो गूंगे थे व्यक्ति थे, सेंग सॉन्ग ऑन द
ओकेशन, ऐसे व्यक्तियों ने भी गीत गुनगुनाया या गाया। द स्टार्स ट्विंकल्ड इवन इन द डे, है ना, स्टार्स ट्विंकल करते हैं कब, डे में भी, तो यहाँ पर इन, यहाँ तक की, इवन का जनरल सेंस क्या होता है, यहाँ तक की, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक। द मेन व्यक्ति इवन किल्ड हिज ओनली सन, यहाँ तक कि उसने मार दिया। तो देखिए ये जो इवन यूज कर रहे हैं ना, हम उस वर्ड के पहले करते हैं जिस पर हमको इम्फेसिस करना है। कभी कभी हम सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करते हैं, कभी कभी वर्ब पर इम्फेसिस किया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट पर इम्फेसिस किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक कि डम लोगों ने भी, तो ये सब्जेक्ट पर हम इम्फेसिस कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। द स्टार्स ट्विंकल्ड इवन इन द डे, यहाँ तक स्टार्स ट्विंकल कब किया, दिन में भी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट या जो फ्रेज है उसके पहले हमको यूज करना है, डे के साथ इम्फेसिस कर रहे हैं इसलिए उसके साथ इवन का यूज किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मैन इवन किल्ड, व्यक्ति ने यहाँ तक कि मार दिया, तो एक किल एक वर्ब है, वर्ब के पहले इम्फेसिस करना है तो वहां पर हमने इवन का यूज किया। तो इवन का यूज जिस पर इम्फेसिस करना है उसके अकॉर्डिंग उसका उपयोग किया जाएगा। बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है लिटिल और ए लिटिल। लिटिल ए लिटिल को हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, इसका प्रयोग एडवर्ब में भी किया जाता है। क्या अर्थ होता है लिटिल और ए लिटिल का, सर दोनों का मतलब होता है थोड़ा सा। अरे नहीं भैया, लिटिल ए लिटिल बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं कि ये लिटिल ए लिटिल है क्या समस्या। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, ए लिटिल का अर्थ भी होता है थोड़ा सा। सर हम भी तो यही बता रहे हैं। अरे भैया द लिटिल का अर्थ भी होता है थोड़ा सा। सर इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। अरे नहीं कंफ्यूज होंगे मित्रों। देखिए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। कब बोलते हैं, अरे भैया कोई मेहमान आए, हमारी चाय पिलाने की इच्छा नहीं है और हमें पूछा गया कि क्यों मेहमान आए, चाय बना दो, तो फिर हम कहते हैं कि भैया दूध थोड़ा सा ही है। क्या बोलते हैं, दूध थोड़ा सा ही है। मतलब कितना है, चाय नहीं बनेगी न के बराबर, ठीक है, न के बराबर। मतलब फाइनली हम नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा है। ठीक है, हमारे कोई फ्रेंड्स लोग आए और कहा कि भैया चाय बना दो, तो हमने क्या कहा कि भैया थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा ये सेंस क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव सेंस है। कैसा सेंस है, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंस होगा तो फिर ए लिटिल का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लिटिल। थोड़ा बहुत जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत जो कुछ भी, इसका अर्थ होता है थोड़ा बहुत जो कुछ भी। ठीक है, तो लिटिल मतलब थोड़ा सा न के बराबर, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ भी ओवरऑल सेंस में। ठीक है, तो बात हो रही लिटिल ए लिटिल का प्रयोग हम किसके भी रूप में करते हैं, थोड़ा बहुत न के बराबर। ए लिटिल का मतलब थोड़ा न के बराबर, ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में। ठीक है, अब इनका प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। समझते हैं कैसे। द बॉय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, वह बच्चा जो था वो फेल हो गया, कहाँ पर, एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ही वाज, और इसलिए था वह क्या, लिटिल से थोड़ा बहुत दुखी। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन सो ही वाज ए लिटिल सैड। थोड़ा बहुत जब सेंटेंस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में जा रहा हो, ठीक है, कि भाई फेल हो गया इसलिए थोड़ा बहुत दुखी था, ये पॉजिटिव सेंस है। थोड़ा बहुत न के बराबर दुखी था, तो न के बराबर दुखी क्यों होगा, जब एग्जाम में फेल हो गया तो थोड़ा बहुत दुखी होगा, पॉजिटिव सेंस में थोड़ा सा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर हम ए लिटिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब का प्रयोग हमें वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए वाक्य में सही स्थान पर करना चाहिए। ऐसा न करने पर वाक्य पूरा अर्थ बदल जाता है और सेंटेंस जो होता है इनकरेक्ट। देखिए एडवर्ब हम किस प्लेस पर उसको रख रहे हैं उसका बहुत मैटर करता है। जैसे कि देखो, टेल मी, मुझे बताओ क्लियरली व्हाट यू सा, मुझे क्लियरली बताओ कि आपने क्या देखा, और टेल मी व्हाट यू सा क्लियरली, मुझे बताओ कि आपने स्पष्ट क्या देखा।
दोनों में स्टेटमेंट देखिए, टेल मी क्लियरली, यह क्लियरली किसके लिए यूज किया गया है, इस टेल में बताने के लिए यूज किया गया है कि भैया आपने जो कुछ भी दिखाया वो ठीक है, पर मुझे स्पष्ट बताओ, मुझे स्पष्ट बताओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टेल मी व्हाट यू सा, मुझे बता दो क्या कि आपने क्या स्पष्ट रूप से देखा है। ठीक है, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट में एक में स्पष्ट रूप से कहने की बात हो रही है, एक में स्पष्ट रूप से देखने की बात हो रही है। ठीक है, तो यह क्लियरली जो हमने एडवर्ब यूज की है, इस एडवर्ब को हमने कहां पर उपयोग किया है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर सेंटेंस का मीनिंग या अर्थ चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पर या उसके आधार पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑल एंड क्वाइट। ठीक है, ये भी दो एडवर्ब हैं, इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, समझते हैं रूल के माध्यम से कि जब ऑल तथा क्वाइट को एडवर्ब की भांति कंप्लीटली या परफेक्टली के अर्थ में प्रयुक्त करना हो तो हम इन्हें डिग्री लेस एडजेक्टिव जैसे कि राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, इम्पॉसिबल, इनोसेंट आदि के आगे प्रयुक्त करते हैं। डिग्री लेस, अरे डिग्री लेस मतलब जैसे कि हमने बोला कि अच्छा, तो अच्छा के बारे में आप डिग्री बता देते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट, खराब है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, छोटा है स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, हम उसकी क्या बता देते हैं, डिग्री बता देते हैं। क्या बता देते हैं, डिग्री बता देते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं ना जिनकी आप डिग्री नहीं बता सकते, जैसे राइट, राइट यानी सही है, अब सही से ज़्यादा सही से कम सही थोड़ी होता है, सही तो सही होता है, रॉन्ग गलत तो गलत होता है, ट्रू तो ट्रू होता है। ठीक है, तो इनके साथ हम ऑल या क्वाइट को यूज कर लेते हैं। जैसे द क्वेश्चन इज राइट है, अब हमको बोलना है कि सही में भी ज्यादा सही है, तो फिर इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, क्वाइट का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम वो नहीं यूज करेंगे कि मोर राइट, मोस्ट राइट, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी एडवर्ब्स है जिनके साथ हम मोर, मोस्ट या कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ऑल और क्वाइट को। तो द क्वेश्चन इज क्वाइट राइट। ठीक है, नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ऑल राइट, तो क्वाइट राइट भी हो सकता है, ये क्वाइट ऑल राइट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। क्वाइट तथा ऑल का प्रयोग एक साथ वाक्य में नहीं किया जाता है, लेकिन क्वाइट का प्रयोग किसी डिग्री वाले एडजेक्टिव के आगे किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्वाइट का अर्थ होता है फेयरली गुड और ठीक ठाक। ऐसे में क्वाइट के साथ हम इसका ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पीपल स्टिक लाइक सहवाग बिकॉज ही इज क्वाइट अ गुड। ठीक है, ये क्वाइट अ गुड प्लेयर ऑफ इंडिया, तो यहां पर हम जो क्वाइट का यूज कर रहे हैं, ये डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। यदि दिस, नेक्स्ट, लास्ट और ऑल के बाद समय सूचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह फ्रेज एडवर्ब का कार्य करता है। वह फ्रेज किसका कार्य करता है, एडवर्ब का। किसके साथ, दीज, नेक्स्ट, लास्ट और ऑल। एडवर्ब क्या होता है, तो जो प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, वर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, कभी कभी पूरे स्टेटमेंट के बारे में बता देगा, तो वह क्या कहलाता है, एडवर्ब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो फ्रेज एडवर्ब का कार्य करता है और इसलिए तब इन समय सूचक शब्दों के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऑल द लेबरर्स वर्कड फॉर ऑल डे, फॉर ऑल डे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ऑल लेबर्स वर्कड ऑल डे, फॉर ऑल डे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑल वर्ड यूज किया जा रहा है ये फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया सारे मजदूरों ने काम किया, कब किया, दिन भर किया, तो काम करने का क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऑल के बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ऑल के पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑल डे होगा, फॉर ऑल डे का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले दिस, दैट, लास्ट, एक्स्ट्रा आदि के प्रयोग ना हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे द ट्रेन विल अराइव हियर द मॉर्निंग, फिर हम यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या यहाँ पर होगा, द ट्रेन विल अराइव हियर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले स्पेशल जो टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, 2 बजे, 4 बजे, संडे, मंडे, तो स्पेशली टाइम के लिए ही बनाए गए वर्ड्स हैं। ठीक है, तो और ये इनके पहले क्या नहीं यूज किया गया, दीज, डेट, लास्ट, नेक्स्ट या ऑल। ये जो हम इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि दीज, दैट,
लास्ट, ऑल या नेक्स्ट। अगर इनके बाद कोई टाइम आ रहा है, अगर इनके बाद कोई टाइम आ रहा है तो फिर यहाँ पर हम किसी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जनरली कोई टाइम आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी स्थिति में यहाँ पर प्रीपोजिशन का उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? दिस, दैट, लास्ट, ऑल, नेक्स्ट के बाद अगर टाइम आ रहा है तो हम उपयोग नहीं करेंगे, जनरल सेंस में यहाँ पर ऑल का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यूज ऑफ रेदर फेयरली, ठीक है। ये रेदर और फेयरली का अर्थ क्या होता है समझते हैं। रेदर का रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेंस को कि कभी कभी नहीं के बराबर, फेयरली मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। तो रेदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में करते हैं, फेयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, ठीक है। तो इनके अर्थ को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग हमको करना है। क्यों? क्योंकि रेदर जब वर्ड आप यूज कर रहे हो ना तो इसका मतलब कि नेगेटिव की बात हो रही है, फेयर वर्ड यूज कर रहे इसका मतलब पॉजिटिविटी की बात हो रही है। जैसे सिमरन इज रेदर टॉल सो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अरे भैया सिमरन जो है ना वो ठीक ठाक मतलब टॉल है, ऊंचाई में है, सो सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और इसलिए वो ब्यूटीफुल लगती है। तो ये ब्यूटीफुल लग रही है, पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव चीज है। तो पॉजिटिव चीज होने के कारण यहाँ पर रेदर का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रेदर वर्ड क्या यूज किया जा कर रहा है, रेदर बता रहा है कि वो सेंस नेगेटिव है, तो अच्छा होना कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो पॉजिटिव सेंस है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? सिमरन इज फेयरली टॉल, ठीक है, वो इतनी ठीक ठाक मतलब टॉल है कि शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल दिखती है। तो यहाँ पर इस तरीके से फेयरली और रेदरली का यूज करना है। रेदर का यूज कब करना है? नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फेयरली का कब यूज करना है? पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। मच तथा वेरी दोनों का अर्थ होता है अधिक, MUCH मच और वेरी दोनों का अर्थ क्या होता है? ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, अधिक। मच का प्रयोग हम एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री के आगे करते हैं। मच का प्रयोग हम कब करेंगे? एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मच बेटर, ज़्यादा बेटर है ना, एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री के आगे करते हैं। जबकि वेरी का प्रयोग हम एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के आगे करते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव का एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूं। गुड अच्छा, बेटर से अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। बिग मीन्स बड़ा, बिगर कंपैरेटिव बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। यह हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, यह हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और यह हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो बात क्या बताई जा रही है? बात यह बताई जा रही है कि हमारे सामने दो वर्ड है, क्या? मच और वेरी। तो वेरी का यूज हम करेंगे पॉजिटिव के सामने, तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी बिग, वेरी स्मॉल, इस तरीके के स्टेटमेंट कहे जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर हमें बेटर और बिगर के बारे में और अधिक बताना हो तो फिर हम यहां पर करेंगे किसका यूज? मच का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के आगे करते हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है कि वेरी तथा मच का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री। सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो भैया ये जो डिग्री है कि बेस्ट, बिगेस्ट, इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो वेरी तथा मच का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के आगे नहीं किया जाता है, परंतु जब हमें किसी बात को एक प्रभावपूर्ण या इंप्रेसिव वे में कहना हो तो ऐसी स्थिति में हम मच या वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ आगे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। दिस इज वेरी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास।
हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। लेकिन अब अपनी बात को हम इंप्रेसिव वे में कहना चाहते हैं, हम जो बेस्ट को तो बता रहे हैं लेकिन उस पर और अधिक जोर डालना चाहते हैं कि नहीं बेस्ट, वेरी बेस्ट, अगर हम उसको तरीके से और अधिक उस पर इम्फेसिस करना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम वेरी का प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, क्या होगा, दिस इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो ऐसी स्थिति में वेरी का प्रयोग इसके साथ किया जा सकता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज किया जाएगा, मच का यूज किया जा सकता है, मोर का यूज किया जाता है सकता है, ठीक है। अब मच का एक और यूज हम बताते हैं, बहुत ही प्यारा यूज, क्या, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये क्या समस्या है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जब भी आपको कोई कहे पास्ट पार्टिसिपल तो इसका अर्थ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम करेगा, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करता है एडजेक्टिव का किसी की विशेषता बताने के लिए, ठीक है। और क्या बोला है इसने, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना वह भी होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और काम क्या करता है, यह भी एडजेक्टिव का काम करता है या किसी की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे समझते हैं, तो इनका प्रयोग, इनके साथ हम मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल कौन है, पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का थर्ड फॉर्म जब किसी की विशेषता बताने के लिए यूज किया जा रहा है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जब किसी की विशेषता बताने के लिए यूज किया जा रहा है तो फिर हम उसके साथ मच का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर हम किसी की विशेषता बताने के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसके साथ हम वेरी का उपयोग कर लेते हैं। समझते हैं कैसे। जैसे दिस न्यूज़ इज सरप्राइजिंग, भैया ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ की क्या क्वालिटी है कि ये न्यूज़ क्या है, सरप्राइजिंग है। तो न्यूज़ की क्वालिटी को बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए जब हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम किसको यूज़ करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ हमको यूज़ करना है क्या, वेरी। क्या मच का उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और अगर मच का उपयोग किया जा रहा है तो वह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, दिस न्यूज़ इज मच सरप्राइजिंग, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए उपयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें वेरी का यूज करना है, मच का उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। अरे नहीं भैया, हमने बोला है वेरी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जब एक बार वाक्य में नियमानुसार मच या वेरी किसी का भी प्रयोग हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद हम वेरी के साथ मच और मच के साथ वेरी का प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब वेरी के इंटरेस्टिंग के साथ हमने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया है। दिस बुक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग या मच लगा दिया हमने, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम वेरी का यूज़ कर सकते हैं या वेरी के साथ मच का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है कि वर्ब का आईएनजी वेरी का यूज़ किया जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में एक स्टेटमेंट होने के बाद उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी लगाया जा सकता है। यूज ऑफ टू मच, मच टू या ओनली टू। देखिए बड़ा ही कॉन्सेप्ट प्यारा आपको समझने को मिलेगा। एक तो टू मच, मच टू और केवल टू। कई बार ये कंफ्यूज करते हैं। इस स्टेटमेंट को बारीकी से समझेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। टू मच और मच टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में हम करते हैं। किस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में। टू मच, दिस इज टू मच। टू मच मतलब जरूरत से ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है कि उतना जितना कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ओनली टू से बहुत वेरी का अर्थ भी व्यक्त होता है। इसमें ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग वाक्य में करना होता है। जो वेरी होता है या केवल टू होता है ना, ओनली टू जो होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस भी दे सकता है, नेगेटिव सेंस भी दे सकता है। लेकिन जो टू मच या मच टू होता है ये हमेशा नेगेटिव यूज करना है। अब ध्यान रखना क्या है, आपको ध्यान यह रखना है कि टू मच जो है इसका प्रयोग नाउन के साथ, क्या आप ध्यान रखना है कि टू मच का प्रयोग किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ, तथा मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के साथ होता है, ठीक है। एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के साथ होता है। जैसे शी हैज़ मच टू पेन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, शी हैज़ टू मच पेन।
पेन क्या है, पेन एक नाउन है, पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ हम टू मच का यूज़ कर सकते हैं, नाउन के साथ हम टू मच का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट वाज टू मच पेनफुल, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दैट वाज मच टू पेनफुल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया ये पेनफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और पेन क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के साथ हमको किसका यूज़ करना है, मच टू का यूज़ करना है, ठीक है। नाउन के साथ हमें यूज़ करना है टू मच का, ध्यान रखेंगे। नाउन के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, टू मच का यूज़ किया जाएगा, जबकि एडजेक्टिव के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, मच टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लेट, लेटली या फिर रिसेंटली। यूज़ ऑफ लेट, लेटली या फिर रिसेंटली। तो लेट का प्रयोग देर या देरी से के अर्थ में एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है। लेट का अर्थ क्या होता है, देरी या देरी से। इसका उपयोग किस तरीके से, तो इसका उपयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है। जैसे द ट्रेन इज़ लेट, तो ट्रेन क्या है, एक नाउन है, और यह क्या है, लेट है। तो यहाँ पर लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि ट्रेन जो है ना वो लेट है, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर ऑलवेज कम्स लेट। अब ये टीचर क्या हो गए, नाउन हो गए, काम कर रहे हैं तो काम क्या हो गई, वर्ब, आने की बात हो रही, तो आना उनका लेट है, तो ये काम की विशेषता हो गई, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है। तो लेट ने क्या काम किया, लेट ने एक कार्य एडजेक्टिव का भी किया और एक कार्य एडवर्ब का भी किया। लेटली तथा रिसेंटली का प्रयोग हाल ही के अर्थ में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, कि रिसेंटली, अभी अभी, हाल ही में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेटली या रिसेंटली के। जैसे माय फादर हैज़ नॉट मेट मी लेट, अब ये बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि माय फ्रेंड्स हैज़ नॉट मेट मी लेटली, तो लेटली का मतलब क्या होगा, हाल ही में या रिसेंटली में। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम लेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हमें जब बताना हो कि अभी अभी या रिसेंटली, तो उस स्थिति में हम किसका यूज़ करते हैं, लेटली या रिसेंटली का। लेटली या रिसेंटली का अर्थ क्या होता है, अभी अभी और हाल ही में, जबकि लेट का अर्थ क्या होता है, विलंब से या देरी से। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली। ये सारे क्या हैं, ये भैया हैं सारे एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, तो एडवर्ब काम करता है एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करता है, एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करता है, किसी एक्शन की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक है प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्टली का प्रयोग क्या कहाँ पर कर सकते हैं, अब शॉर्टली मतलब हो गया इन शॉर्ट में, है ना। डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। अब हमें अभी तक हमने क्या समझा था, यही समझा था, क्या समझा था भैया, कि शॉर्टली मतलब क्या होगा, एकदम स्ट्रेट। डायरेक्टली का अर्थ, ठीक है, शॉर्टली या डायरेक्टली का अर्थ हम क्या समझ रहे थे, टू द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टली तथा डायरेक्टली का जो अर्थ होता है वह एडवर्ब में इसका अर्थ होता है शून। शून मतलब शीघ्र ही या फिर जल्द ही। तो जब शीघ्र ही या जल्द ही वाली मीनिंग आती है, जल्द ही वाला भाव आता है, ठीक है, तो फिर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टली या डायरेक्टली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ टेल मी द स्टोरी शॉर्टली। शॉर्टली मतलब जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। और अगर हम स्टोरी को शॉर्ट में सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ होगा कि प्लीज़ टेल मी द स्टोरी इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब क्या होगा, संक्षेप में, ब्रीफ में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटली का प्रयोग हम एट प्रेजेंट, वर्तमान में, तथा सून, शीघ्र ही दोनों अर्थों में वाक्य के भावानुसार कर सकते हैं। प्रेजेंटली का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, तथा सून मतलब शीघ्र ही, दोनों अर्थ में वाक्य के भाव अनुसार उसका मीनिंग यूज किया जा सकता है। जैसे द केस इज प्रेजेंटली, शीघ्र ही या वर्तमान में, या वर्तमान में, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस।
कि वर्तमान में इस केस की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, ठीक है, और शी इज प्रेजेंटली अ चीफ इंजीनियर, ठीक है, वह वर्तमान में एक चीफ इंजीनियर है, और माय फ्रेंड विल बी हियर प्रेजेंटली, मतलब मेरा फ्रेंड जो है वह शीघ्र ही आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटली का अर्थ हो रहा है शीघ्र ही, और ऊपर वाले जो प्रेजेंटली है इसका मीनिंग जो अर्थ निकल रहा है या सेंस हो रहा है वो हो रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रेजेंटली एंड जस्ट नाउ। प्रेजेंटली तथा जस्ट नाउ दोनों ही का प्रयोग समय के भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, परंतु प्रेजेंटली का प्रयोग प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में होता है, जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट तथा पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। किसका ना, जस्ट नाउ का प्रयोग किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट में किया जाएगा, जबकि प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में किया जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम बिजी जस्ट नाउ, आई एम बिजी जस्ट नाउ, ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट है, तो प्रेजेंट में जस्ट नाउ का उपयोग किया जा सकता है, सही है। हिज बिजनेस इज गोइंग जस्ट नाउ, ये भी प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में जस्ट नाउ का उपयोग किया जा सकता है। अब कई बार हमारे एग्जाम में हमको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, अगो का मतलब भी होता है के पहले, बिफोर मतलब भी होता है पहले, ठीक है, स्टेटमेंट में दिए हुए रहते हैं। तो समझेंगे बड़े बारीकी से कि अगो तथा बिफोर दोनों का अर्थ होता है क्या, पहले, ठीक है। अगो का प्रयोग हम वर्तमान समय प्रेजेंट की बात के पहले के अर्थ में करते हैं, जबकि बिफोर का प्रयोग हम पास्ट में दिए हुए किसी समय के पहले करते हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर में किए जाने वाले किसी समय के पहले के अर्थ में करते हैं। किसका उपयोग, बिफोर। अगो का मतलब क्या हो गया, अगो का मतलब अभी हम जब खड़े हैं उस समय के सेंस में अगर कहते हैं कि पहले कोई काम हुआ है तो फिर हम एगो कहेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले, मतलब इसको ये समझ सकते हैं कि बिफोर का अर्थ होता है के पहले, किसी एक्शन या किसी टाइम के पहले, और अगो का अर्थ होता है केवल पहले। अब देखिए, दे अराइव्ड हियर, वे यहाँ आए कब, 2 आवर्स बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिफोर का हम यूज़ किसके साथ करते हैं, किसी टाइम के पहले। तो ये जो 2 आवर्स यहाँ पर अगर आ जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन जनरली अभी 2 घंटे पहले, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे, दे अराइव्ड हियर 2 आवर्स अगो, तो अगो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट को अगर हम सिचुएशन मान करके अगर 2 घंटे पहले की बात कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे, अगो का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में सुनेंगे अगला, सेल्डम का प्रयोग होता है तो हमें आवश्यकता अनुसार उसके पश्चात और नेवर या इफ एवर का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी नॉट या एवर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का अर्थ होता है कदाचित, सेल्डम का अर्थ क्या होता है, कदाचित। इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करेंगे और एवर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, और नेवर और इफ एवर। जैसे ही सेल्डम इफ नॉट कम्स हियर, तो इफ नॉट ये नहीं यूज किया जाएगा, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हियर, तो इफ एवर का यूज किया जा सकता है। अब बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज के बारे में हमने बोला है कि जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, उसका अपना एक अर्थ निकलता है। तो एडवर्बियल फ्रेजेस है जिनका प्रयोग साथ में किया जाता है, निम्नलिखित है। जैसे एग्जैक्टली ओवर ये साथ में आएगा, क्वाइट अप साथ में आएगा, इंटायरली थ्रू साथ में आएगा, ऑलमोस्ट आउटसाइड साथ में आएगा, लॉन्ग बिफोर साथ में आएगा, पार्टली थ्रू साथ में आएगा, ओनली व्हेन, सिंपली बिकॉज, प्रिसाइसली हाउ, शॉर्टली बिफोर, लॉन्ग आफ्टर, एवर सिंस एटसेट्रा, ये हमेशा साथ में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को आपको मिलेगा कि यू हैव टू रीड इंटायरली द लेसन थ्रू। अब ये अलग अलग दे दिया है, तो ये इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो यू हैव टू रीड द लेसन इंटायरली थ्रू, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर फ्रेजेस दिए गए हैं एडवर्बियल फ्रेजेस, इनका प्रयोग हमेशा साथ में आता है, साथ में किया जाता है, कभी भी इनका प्रयोग अलग अलग हमको नहीं किया करना है।
ठीक है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, बेसिक से एडवांस लेवल के ग्रामर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सर ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? तो भैया आप इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसमें बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। क्या सर ग्रामर के अलावा कोई दूसरा कोर्स भी है? हाँ, ग्रामर के अलावा दूसरा कोर्स भी है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ा ही प्यारा कोर्स है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें 0 से लेवल अर्थात शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी। ठीक है, इसका लगभग 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, बेसिक से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो कोई एक्सपर्ट लेवल का कोई मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए अलग से एक्सपर्ट एडवांस क्लास मिल जाएगी, जिसमें 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, एडवांस लेवल कन्वर्सेशन रहेंगे, डिबेट रहेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगी और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है किड्स का स्पोकन इंग्लिश बैच। सर किड्स का स्पोकन इंग्लिश बैच अलग क्यों? क्योंकि भैया बच्चों की मानसिकता अलग होती है, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है, उसमें बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से सारा कंटेंट ऐड किया और बहुत कुछ इसमें एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों के हिसाब से स्पेशली ये किड्स स्पोकन बैच बना हुआ है, जो आप बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। ये उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। आपको भी लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलते बोलते अटक रहे हैं, हमको आता सब कुछ है लेकिन प्रॉपर वर्ड्स नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, हमारी वोकेब थोड़ी सी कमजोर लग रही है, तो आपके लिए स्पेशल कोर्स है वोकेब बूस्टर कोर्स। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर हमें क्लासरूम में नहीं बैठना है, हमें क्लासरूम में नहीं, हमें कोई 1 to 1 पढ़ाने के लिए मिल जाए, हमें कोई कन्वर्सेशन करने के लिए मिल जाए, हमको कोई बात करने के लिए मिल जाए जिससे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके और हम अपनी इंग्लिश को और प्रैक्टिस दे सके, तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, जिसमें आप 1 to 1 लाइव कन्वर्सेशन रहेगा, 1 to 1 क्लास रहेगी, जिसमें आप रहेंगे और आपके ट्रेनर रहेंगे, टीचर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं और आपकी सारी समस्या को वहाँ पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक बुक भी हमने बहुत प्यारी डिज़ाइन की है स्पोकन इंग्लिश की बुक, जिसमें कम्प्लीटली सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, बड़ी प्यारी बुक है। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपको इंग्लिश समझने के लिए, आपको बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए इंग्लिश में सारी चीज़ उसमें इंक्लूड की गई है। तो ये सारी चीज़ सर कहाँ मिलेगी? अरे भैया मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी का फायदा हो। थैंक यू।